हेलो बच्चों, वापस आ गए हैं हम अब लेक्चर नंबर 20 लेके। रिवीजन लेक्चर के 19 लेक्चर्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं। मैग्नेटिज्म हम लोगों ने कर रखा था स्टार्ट, काफ़ी सारे उसके क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज मैं इसको ख़त्म ही कर दूंगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म को। रीज़न ये है, आप लोगों को लगेगा ये जल्दी क्यों ख़त्म हुआ और इतनी जल्दी कैसे खत्म करा दिया। बहुत सिंपल रीजन है, इसके थियरी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बच्चों। 8 मार्क्स इसकी वेटेज है, थियरी क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। न्यूमेरिकल जितने भी आए हुए थे, जिनके आने के चांसेस हैं, वो मैं सारे आप लोगों को कवर करवा ही रहा हूँ। बाकी 8-10 से ज्यादा न्यूमेरिकल आज हम लोग करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी करेंगे और इससे बाहर नहीं आता है क्योंकि सिलेबस रिडक्शन भी हुई है बच्चों। तो सिलेबस रिडक्शन का भी आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और जो रिड्यूस सिलेबस भी हुआ है, एक बार सारी रिवीजन होने के बाद आई विल ट्राई कि मैं वो वाले कंसेप्ट्स भी करा दूं और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी करा दूं। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्वेश्चन आ गया होगा आप लोगों के सामने। एक बार मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट दे रखी है क्या, 6 जूल पर टेस्ला इज अलाइंड एट 60 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। कुछ कहानियां दे रखी है, मैं फटाफट से लिख देता हूं, सीधा मुद्दे की बात करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन कितनी, 6 जूल पर टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, मैग्नेटिक मोमेंट गिवन थी। मैग्नेटिक फील्ड कितनी गिवन है आपको, 0.44 टेस्ला। ठीक है, इतना तो समझ आता है अपने को। उसके बाद कुछ एंगल बोल रखा है, कितने डिग्री पे अलाइन हुआ है वो आपके जो मैग्नेटिक मोमेंट है। कोई बार मैग्नेट है सपोज करो, ऐसा कुछ सिनेरियो है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये अपना बार मैग्नेट, तो ये एंगल कितना बोला उसने, 60 डिग्री। चलो ठीक है, इतना समझ आता है अपने को। 60 डिग्री अपना हो गया थीटा। अब वो फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझना क्वेश्चन। कैलकुलेट वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, डाइपोल को टर्न करना है अपने को, वर्क करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या पूछते हैं, नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखो कहानी क्या है, पहले वो बोल रहा है थीटा है 60 डिग्री, वर्क करवाओ। इस थीटा को कितना बना दो, 90 डिग्री। कितना बना दो, 90 डिग्री। पहले थीटा ये था, बाद में थीटा ये हो गया। क्यों, क्योंकि उसने बोल रखा है नॉर्मल टू दी मैग्नेटिक फील्ड। अब फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल्स टू IAB साइन थीटा। ये फॉर्मूला किसका, आपका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, और वर्क डन का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, बहुत सिंपल है बच्चों, वो MB cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। बिल्कुल सेम फॉर्मूला जैसे आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड में था। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, वर्क डन इज इक्वल्स टू PE। बिल्कुल सेम कंसेप्ट, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। मैग्नेटिज्म के ये कंसेप्ट कर लेते हो तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक साथ के साथ रिवाइज होता चला जाता है। चलो क्या रह गया अब इसके अंदर, कहानी खत्म होगी, क्या ही रह गया, वर्क डन। फर्स्ट पार्ट है अपना ये, तो यार फर्स्ट पार्ट में डन करें इसे। What is the value of W? Oh, sorry, M. M is 6. This is 0.44. Cos theta 1. Cos theta 1 is 60. Okay, cos 60. Cos 60 minus cos 90. बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। इस क्वेश्चन को आप हलवे की तरह बड़े आराम से खा सकते हो, तो खा जाइए। कितना आएगा इसे सॉल्व करने के बाद, ये आएगा 1.44। आई थिंक यही आना चाहिए, 1.44 1.64 सॉरी 1. देख लेना जो भी आएगा, 2.64 आई होप, हाँ 2.64 इंटू कॉस 160 इज 1/2, और ये तो यार जीरो ही होएगा, कॉस 90 इज 0। ये कैलकुलेशन एक बार फिर भी देख लेना, 2.64 ही आना चाहिए। सॉल्व करके कितना आ रहा है ये, 1.32 जूल्स। ये आ गया आपका फर्स्ट केस का वर्क डन। कितना ही टफ क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद है, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ इस यूनिट की स्टार्टिंग से। इसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो थियरी क्वेश्चन सीधा, या तो न्यूमेरिकल वो भी सीधा। कोई फालतू दिमाग नहीं लगाने का इसमें चक्कर ही नहीं होता इस यूनिट में। बच्चे वैसे घबरा जाते हैं कि यूनिट 3 मैग्नेटिज्म नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। बहुत सिंपल यूनिट है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में उसने क्या बोला, ओपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, आपको डाइपोल को ऐसे अलाइन करवा देना है बार मैग्नेट को। तो यार दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। ओपोजिट का मतलब तो यही होता है। फॉर्मूला अगेन सेम, बट इन दिस केस आर थीटा 2 इज 180 डिग्री, थीटा 1 इज सेम, क्योंकि आप 60 डिग्री पे जो उसकी इनिशियल पोजीशन है उसी पे वर्क करवा के इसकी अलाइनमेंट चेंज कर रहे हो। पहले ऐसे था,
आपने क्या करा, 90 करवा दिया। अब आपने क्या करा, पहले 90 करवाया था, अब आपने घुमा के इसे ऐसे 180 करवा दिया। मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये इधर, तो क्या रह गया वर्क डन। अब अपना सेकेंड पार्ट का वर्क डन, W इज एम की वैल्यू वही है 2.6, सॉरी एम भी सीधा लिख देता हूँ बच्चों में, एम इंटू भी सीधा लिख रहा हूँ 2.64, क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाला है। cos थीटा वन इज cos 60 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। बहुत सिंपल सा फंडा, सिंपल सा फॉर्मूला, कहानी खत्म। 1/2 माइनस cos 180 इज -1, माइनस माइनस प्लस, कहानी खत्म। 2.64 इंटू 3/2, 1/2 प्लस 1 कितना आएगा, 3/2, कर दो खत्म। 1.32 इंटू 3, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 3.96 जूल्स, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। ये था आपका क्वेश्चन, कितना ही टफ था यार, इजी है, दोनों केसेस में वर्क डन निकाल दिए। उसने ना इसका एक और पार्ट भी पूछा, कुछ पूछा इसने, आगे देखो। वो कहता है द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन द फाइनल ओरिएंटेशन इन केस 2 इज, आप देखो वो कह रहा है टॉर्क बताओ फाइनल ओरिएंटेशन के केस में, दूसरे केस में, सेकंड केस में, क्योंकि अपने पास ना दो फाइनल ओरिएंटेशन है। फर्स्ट केस में फाइनल ओरिएंटेशन इज दिस 90 डिग्री, समझना ये चीज। फर्स्ट केस में स्टार्टिंग ओरिएंटेशन कितनी है, 60, फिर हमने फर्स्ट केस में देखा कितना कर दिया, उसे नॉर्मल कर दिया, ठीक है। सेकंड केस में कितना, 180 डिग्री। वो पूछ रहा है सेकंड केस में आप टॉर्क बताओ, तो थीटा कितना है, 180 डिग्री। तो यार क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो जाता है। वैसे टॉर्क का फॉर्मूला है एम बी साइन थीटा, एंड सेकंड केस में जो ओरिएंटेशन है वो कितनी है, थीटा इज 180 डिग्री। खत्म क्वेश्चन, डब्बा गोल। साइन 180 कितना होता है, साइन 180 इज 0, साइन 180 इज 0, टॉर्क इज 0, कहानी खत्म। ये था क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूले याद हैं तो आप लोग ऐसे फोड़ फोड़ के आ जाओगे इसे, कि तेरा भाई करके आया, तेरी दीदी करके आए, जो भी है, तो बट ये हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, बढ़िया से निकलेंगे क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। यस, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है एमसीक्यू आप लोगों के सामने 2020 का क्वेश्चन है, और जो अभी अपन लोगों ने किया वो था 2018 का। चलो अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल डज नॉट डिपेंड अपॉन, डिपेंड किस पे नहीं करती है, फर्स्ट नंबर ऑफ टर्न्स पे। इसका पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं, NIAB साइन थीटा नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, NIAB साइन थीटा। चलो ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स आ गया, डन। इस पे तो करता है, नहीं लिखोगे, इसे मार्क नहीं कर सकते क्योंकि इसने पूछा किस पे डिपेंड नहीं करता है। सेकंड क्रॉस सेक्शनल एरिया करता है भैया, बिल्कुल करता है। करंट फ्लोइंग करता है। मटेरियल ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल, कहीं मटेरियल ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल के बारे में बात कर रखी है, नहीं, तो आंसर इज डी। बाकी चीजें तो आपको क्लियर दिखाई दे रही है, एन दिख रहा है, आई दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो आंसर क्या आएगा, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, आपका मटेरियल पे। जो कॉइल जिस मर्जी से टर्न करो फर्क नहीं पड़ता मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर, ठीक है। चलो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन है अच्छा, ठीक ठीक, ज़्यादा बढ़िया नहीं कहूँगा मैं, इसे बहुत अच्छे लेवल का नहीं है, इट्स ओके, करके जाओगे तो बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर में आया हुआ जो लास्ट ईयर रिलीज हुआ था 1920 वाले सेशन के लिए। वो कहता है अ फ्री फ्लोटिंग मैग्नेटिक नीडल एट नॉर्थ पोल इज डैश टू द सरफेस ऑफ अर्थ। वो सिंपल सा बोल रहा है, एक आपकी फ्लोटिंग नीडल है, वो इस टाइम नॉर्थ पोल पे प्रेजेंट है, बताओ उसका सरफेस ऑफ अर्थ के साथ क्या रिलेशन है। बहुत सिंपल फंडा, एक बात बताओ, नॉर्थ पोल पे ऑलरेडी है, आपकी जो फ्रीली मैग्नेट है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होती है, वो कहाँ पॉइंट करती है, नॉर्थ पोल पे तो पॉइंट करती है, समझो ये चीज़ को, कहाँ पॉइंट करती है वो, हमेशा नॉर्थ पोल पे। आपने देखा होगा मैग्नेटिक कंपास मूवीज़ वगैरह में देखते हो, बड़ी सारी मूवीज़ आती हैं जिसमें जंगल में खो जाते हैं और वो मैग्नेटिक कंपास को यूज़ करके फिर वहाँ से बाहर आने की कोशिश करते हैं, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं, देख लिया करो यार, ढंग की मूवीज़ देख लिया करो। तो उस केस में आपके जो वो मैग्नेटिक कंपास होती है, निडल होती है, वो नॉर्थ साइड पे पॉइंट करती है, और हम ऑलरेडी कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ लिखे हुए हम, नॉर्थ पोल पे, हम नॉर्थ में ऑलरेडी हैं, हमारी कंपास भी नॉर्थ में आपकी पॉइंट कर रही है। तो ये सिनेरियो कुछ ऐसा नहीं हो गया, ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल। आंसर क्या आ गया आपका, इसका आंसर क्या आएगा, इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि हम भी नॉर्थ में, वो भी नॉर्थ में पॉइंट कर रही है, तो सिंपल सी बात है, वो पैरेलल किसकी हो जाएगी, सरफेस ऑफ अर्थ के। बहुत सिंपल सा फंडा था, आगे बढ़ते हैं, समझ आ गई होगी ये चीज़ आप लोगों को। अब
आगे बात करें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके बढ़िया बढ़िया एक दो चीजें पूछ रखी है उसने। फर्स्ट तो ये पूछता है यार व्हाई इज इट नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस अ सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड द कॉइल ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब अच्छे से रट लेना उसको दो, या मैं कहूँगा घोल के पी जाओ उस टॉपिक को दो। 5 मार्क का है, उसके अंदर काफ़ी कुछ आता है। 5 का डायरेक्ट ना भी आए, 3 का कुछ ना कुछ फंस जाता है, तो करना ज़रूर है बच्चों वो टॉपिक। तो अब वो कहता है यार उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर है, ठीक है, पूरी रेक्टेंगुलर अपनी कॉइल है, उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल कोर रख रखा है आयरन का। क्यों? बहुत सिंपल से 2 रीज़न लिखने होंगे। फर्स्ट क्या, पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करता है, इट इंक्रीजेस स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इंक्रीजेस स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग दी या क्रॉसिंग दी, जो मर्जी लिखो, पासिंग और क्रॉसिंग दी कॉइल। जो कॉइल को क्रॉस करने वाली मैग्नेटिक फील्ड है उसको वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है, बिकॉज ये कंडक्टर है सॉफ्ट आयरन को, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सेकेंड, मेक्स या कीप्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू दी प्लेन ऑफ कॉइल, पैरेलल टू दी प्लेन ऑफ कॉइल। कीप्स लिखो, कीप्स ज्यादा अच्छा रहेगा, कीप्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल टू दी प्लेन ऑफ कॉइल। अब ये क्यों करा, हमारे को टॉर्क का केस चाहिए होता है उसके अंदर। टॉर्क क्या होता है, कहीं तो लिखा था मैंने, टॉर्क लिखा था कहीं, ये रहा बच्चों, टॉर्क इज एम बी साइन थीटा। एम बी साइन थीटा का एक और तरीका होता है लिखने का, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसे, आई ए बी साइन थीटा, और यू कैन से आई ए क्रॉस बी। अब समझना बच्चों क्या फंडा रहता है यहाँ पे, हमें पता है ये जो थीटा है ये एंगल किस किस के बीच में है, आपका मैग्नेटिक फील्ड और जो आपका कॉइल है उसके नॉर्मल पे। हमेशा याद रखना जो ये एंगल थीटा है, सपोज करो ये है, ये आपकी कॉइल है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इस केस में ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है, समझना ये चीज। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इस केस में ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। कौन कौन, ये प्लेन ऑफ कॉइल एंड ये मैग्नेटिक फील्ड। बट अपना थीटा इस प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल नहीं है, वो किस किस का एंगल है, आपका इसके ऊपर नॉर्मल का और मैग्नेटिक फील्ड का। अगर मैं इसके ऊपर नॉर्मल की बात करूं, सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, नॉर्मल भी तो ऐसे ही निकलने वाला है, तो दोनों के बीच में बच्चों एंगल कितना हो जाएगा, इसके ऊपर ये नॉर्मल ऐसे बाहर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे आ रही है, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0। बट ये वो केस है जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल क्या होंगे, परपेंडिकुलर, समझ रहे हो। उस केस में थीटा 0 हो गया, टॉर्क कितना हो जाएगा, अगर थीटा 0 हुआ साइन 0 इज 0। अपने को ये थोड़ी ना चाहिए, अपने को तो चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉर्क आ जाए, ताकि टॉर्क का क्या यूज है गैल्वेनोमीटर के अंदर, थोड़ी सी भी डिफ्लेक्शन हुई तो करंट मिल जाएगा, सेंसिटिव बनाना है अपने को, समझते हो ये चीज। तो ये कहानी कुछ ऐसे रहेगी। अब क्या होगा ये देखो, अगर अब इस सिनेरियो को अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको समझ आएगा, ये ऐसे गई और इसके ऊपर नॉर्मल यहाँ गया, मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। अब बनेगा मैक्सिमम टॉर्क। इसलिए वो कहता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और जो ये प्लेन ऑफ कॉइल है वो क्या रहना चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल रहना चाहिए, ताकि टॉर्क क्या है, मैक्सिमम। हाईली सेंसिटिव आपका डिवाइस बनेगा, जो कि अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इसकी रीजनिंग थी, दोनों पॉइंट लिखो, एक्सप्लेन भी कर दिया कैसे। अब एक और चीज पूछता है वो, इसका एक और पार्ट भी है, वो कहता है यार इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर मे नॉट नेसेसरीली इंक्रीज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी, एक्सप्लेन गिविंग रीजन। देखो दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं पहले तो। जो वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी है वो होती है आपकी थीटा बाय आई, लेकिन ये क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज थीटा अपॉन वी, एंड थीटा अपॉन वी को लिख सकते हो आप आई आर। एक चीज समझो, जो आपका वोल्ट करंट सेंसिटिविटी है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, तो आप उसको बढ़ाओ, अच्छे से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी के केस में आपका रेजिस्टेंस का एक फैक्टर आ जाता है। करंट नहीं, करंट सेंसिटिविटी डिपेंड नहीं कर रही है, इट्स फाइन, हम करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, मतलब हमने ये पूरा का पूरा फैक्टर बढ़िया से बढ़ा दिया,
लेकिन अगर ये फैक्टर गड़बड़ कर गया आर वाला तो क्या कर लेंगे, समझ लो ये चीज़। तो आप इसमें क्या लिखने वाले हो कि करंट सेंसिटिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस बट वोल्टेज सेंसिटिविटी डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। सो if we increase current sensitivity, it does not necessarily mean we can increase voltage sensitivity because voltage sensitivity depends on resistance. resistance बढ़ गया फिर voltage sensitivity तो कम हो जाएगी, current sensitivity तो वहीं की वहीं रह जाएगी। तो दोनों फैक्टर को डिफरेंशिएट कौन सी टर्म कर रही है, अपनी रेजिस्टेंस की टर्म। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। यहां तक जो भी है सारा का सारा आप नोट कर सकते हो। आई होप आप लोग नोट कर रहे होगे, साथ साथ पॉज वगैरह करके करते रहे करो। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा साइड हो जाता हूँ, स्नैपशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो कर लिया होगा नोट, नहीं करा रिवाइंड करके पॉज करके कर लो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मेटालिक केज। एक केज के अंदर आपकी वो क्या होगी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। देखो यार, इसका ना कंसेप्ट मैंने ना एक टीवी सीरीज देख रहा था टेस्ला के नाम से, उसमें समझा था। एक और है, अभी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, उसके अंदर ना मतलब यूएस की कोई वेब सीरीज थी या कोई मूवी थी, उसमें स्टूडेंट ने, जैसे यार वहाँ पे प्रोजेक्ट पे ज़्यादा वर्क होता है, इंडिया में नहीं होती इतनी चीज़ें एक्सपेरिमेंटली, तो यार वहाँ पे उस मूवी के अंदर दिखा रखा था कि एक स्टूडेंट ने किसी बेसमेंट के अंदर अपना टेस्ला कॉइल वाला सिस्टम बना रखा है। मतलब बड़ी सारी ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे बड़ी सारी कॉइल्स वगैरह हैं। तो उस केस में क्या हुआ, उसने वो सिस्टम बना रखा है और वहां से ऐसे करंट बड़ा सारा करंट आ रहा है और एक पॉइंट पे इकट्ठा कर रहा है वो करंट, एक्यूमुलेट एक पॉइंट पे कर रहा है। और इस वजह से उस पूरे रूम के अंदर बड़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी है और वो खुद एक केज के अंदर है। तो पूरे रूम में इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप कहीं भी किसी जगह पे खड़े होगे रूम में, आपको करंट लग जाएगा, बहुत ज़्यादा करंट हो जाता है उसके अंदर। मैं आप लोगों को एक बार कोशिश करूंगा कि कमेंट सेक्शन में बता दूं कि क्या था उसका नाम, जो भी वेब सीरीज या मूवी थी। और वो बंदा उस रूम के अंदर बीच में ही उस केज के अंदर खड़ा है और केज के अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही। यही कुछ अब क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे कि उस रीजन में करंट ही करंट है, मींस मैग्नेटिक फील्ड है, बट वो केज के अंदर है, उस रूम के अंदर है, वो केज के अंदर है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई करंट उस तक नहीं पहुंच रहा, उस तक कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं पहुंच रही है। तो ये मेरे जो मैंने एग्जांपल दिया है, मूवी का नाम पता नहीं क्यों नहीं याद आ रहा है यार मेरे को, बताऊंगा आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में देख लेना, जरूर मिल जाएगा आप लोगों को। तो आंसर क्या आएगा इस केस में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मेटालिक केज। आंसर इज 0। मेटालिक केज के अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड इज 0। अब इसका रीजन क्या है, समझते हैं ये चीज। देखो, सपोज करो आपका कोई केज है, किसी भी टाइप का हो सकता है यार, इस टाइप का कोई मैं आपके लिए केज बनाता हूँ, समझना, बढ़िया कंसेप्ट है। और अच्छी अच्छी साइंटिफिक मूवी देखा करो, कुछ अच्छी अच्छी टीवी सीरीज देखा करो। आप लोग आजकल रेटेड आर कंटेंट ज़्यादा देखने लग गए हो क्योंकि रिलीज भी ज़्यादा हो रहा है, तो क्या करें। तो ऐसा कुछ है, ये कुछ केज बना दिया मैंने। होगा क्या, पता क्या होता है, एक इफेक्ट होता है, उसे बोलते हैं स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट बोलते हैं उसे। स्किन इफेक्ट क्या होता है बच्चों, नाम से पता लग रहा है, स्किन मतलब बाहर का पोर्शन। तो होता क्या है, जो भी करंट या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो यहाँ से पास करने की कोशिश करती हैं, जो यहाँ से आई हैं, वो अंदर से जाने की बजाय क्या करती हैं, इसके बाहर से टच होके निकल जाती हैं। इसका एक सिंपल सा रीज़न क्या है, आपके चार्जेस होते हैं, करंट आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से आती है, करंट की वजह से। करंट किस वजह से आता है, चार्ज की वजह से। चार्ज की क्या टेंडेंसी है, कंडक्टर के सरफेस पे जाना, यही टेंडेंसी है। तो इसी वजह से क्या होता है, आपके जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कंडक्टर के सरफेस पे रहने की ट्राई करती हैं, अंदर नहीं जाती हैं। तो अंदर इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, 0। सरफेस पे बाहर रह जाती है, वो बाहर से ही चली जाती है आगे की तरफ। समझना ये चीज़, क्रॉस करने के बजाय वो अलोंग द कंडक्टर निकलती है, ये चीज़ समझनी होगी। क्रॉस करने की बजाय अलोंग द कंडक्टर। रीज़न क्या है, चार्जेस हैं, चार्जेस सरफेस पे जाना चाहते हैं, इसी वजह से वो बाहर से निकलती हैं। अब देखो, हम अंदर तो नहीं जा रहे केज के बाहर वाली आउटर लेयर पे जा रहे हैं। आउटर लेयर क्या होती है, ह्यूमन बॉडी की आउटर लेयर इज स्किन, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट। आई थिंक आप लोगों को कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि स्किन इफेक्ट यहाँ पे क्या है और कैसे लगा है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, 0। तो याद रखने ये चीज़। आगे हम बात करते हैं और बढ़िया कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। अब वो कहता है
एट वट प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ द एंगल ऑफ डिप इज मैक्सिमम एंगल ऑफ डिप इज एट पोल्स। ये सिंपल सा कंसेप्ट रहता है, आप लोग याद भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम डिप इज एट पोल्स, मिनिमम अपने आप ही कहाँ हो जाएगा, इक्वेटर पे। मिनिमम कहाँ पे हो जाएगा, इक्वेटर पे। देखो एंगल ऑफ डिप का चक्कर कुछ ऐसा रहता है यार, देखो ये है, ये वैसे स्टैंडर्ड पोजीशन होती है आपकी, तो यहाँ पे आपका एंगल ऑफ डिप इज मिनिमम, तो ये बेसिकली आपका इक्वेटर इस तरीके से ही रहता है, राइट। और वही मैक्सिमम कब होगा, जब ये ऐसे हो जाएगा, मीन्स पोल्स की रिस्पेक्ट में जा रहा है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट रहता है अपना, ठीक है। आगे बढ़ते हुए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते रहेंगे, और एग्जांपल्स दूंगा मैं मूवीज़ के, टीवी सीरीज़ के भी आप लोगों को, तो थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा आप लोगों का ज़्यादा। और आते हैं आगे, एक क्वेश्चन बोलता है, वो आपके सामने आ गया होगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस आर इक्वल। ओके, एक प्लेस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल हो गए, तो वो कहता है एंगल ऑफ डिप कितना होगा। सिंपल कंसेप्ट, सिंपल फंडा। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ऑफ डिप इज गिवन बाय कितना, BV अपॉन BH, बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस यार, ये परपेंडिकुलर वर्टिकल कंपोनेंट, बेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, डाल दी वैल्यू। क्या बोल रहा है वो, ये दोनों तो इक्वल हो गए, मतलब BV इज इक्वल्स टू तो BH हो गया यार, तो 10 डेल्टा कितना हो गया, BH अपॉन BH, ये तो 1 आ गया, डेल्टा कितना हुआ 45 डिग्री। सो जहाँ पे भी आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, वहाँ पे जो आपका डेल्टा होगा दैट इज एंगल ऑफ डिप इज 45 डिग्री। सिंपल फंडा, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ बच्चों, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हर साल चेंज हो रही है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हर साल चेंज हो रही है। इसके ऊपर भी डिस्कशन हम करेंगे, मे बी नेक्स्ट यूनिट के कुछ रिवीजन लेक्चर्स में करें, तो मैं आपको बताऊंगा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड फिक्स नहीं है। वैसे कहते हैं कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, कुछ अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज दे रखे हैं, बट वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। रीजंस भी दूंगा मैं आप लोगों को। आगे बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट फर्दर जो क्वेश्चन है आपने, ओके, वेयर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज द एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, where on the surface of earth is the angle of dip 90 डिग्री। आई थिंक मैंने अभी समझा दिया है, एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री और मैक्सिमम इज एट पोल्स। तो आंसर कितना आएगा इसका, क्या आएगा आंसर इसका, पोल। एंगल ऑफ डिप मैक्सिमम कहाँ पे होता है आपका, 90 डिग्री कहाँ पे होता है, ऐसे करके, दिस इज आर 90 डिग्री, इसे बोलते हैं पोल्स। सिंपल है, ठीक है। डिप का बच्चों मतलब बेसिकली क्या होता है, ये ऐसे है, ये साइड की अगर मैं बात करूँ नीचे जा रही है, डिप का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का गिरना। तो ये देखो, ये चीज़ ऐसे नीचे गिर जाती है, अपने आप ही दूसरी चीज़ ऊपर उठ जाती है, तो ये 90 डिग्री जब बनता है वो होता है मैक्सिमम। आई थिंक कंसेप्ट समझ गया होगा, आप लोगों के दिमाग में चली गई होगी ये चीज़, बड़ा आसान सा था। अब अपने एक दो तीन क्वेश्चन हार्डली रह गए, फटाफट से खत्म करते हैं। चलो यार, अब आ गया कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके। तो वही स्टार्टिंग से कह रहा हूँ डायरेक्ट ही आएंगे यार, बहुत इजी सी, मतलब कहते हैं ना ओवर रेटेड यूनिट बोलते हैं, जैसे धक्के की ज़बरदस्ती की आप लोगों ने, तो बहुत टफ है ये वो है, समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बात करते हैं, चलो। गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। ओके, गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस दे रखा है 15 ओम, मतलब जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 ओम। साथ के साथ गिवन वैल्यूज लिखते रहेंगे तो होता जाएगा। उसके बाद को बोलता है एमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 4 मिली एम्पेयर, मतलब गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम करंट कितना दिखा सकता है, 4 मिली एम्पेयर। समझ आती है ये चीज। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 6 एम्पेयर। बेसिकली हमें पता है एक चीज कि जब आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हो तो उसकी रेंज बढ़ जाती है, मानते हैं ये चीज। पहले वो 4 मिली एम्पेयर तक मेजर कर सकता था, अब कितने तक कर सकता है, 6 एम्पेयर तक। रेंज बहुत ज्यादा बढ़ गई बच्चों। तो वो यही बताता है रेंज बढ़ती कैसे है, बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। तो हमें क्या करना है, उस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। सिंपल फंडा रहता है, सिंपल कंसेप्ट रहता है। तो ये कितना दे रखा है, आई कितना है, मैक्सिमम कितना है, 6 एम्पेयर तक। रेंज कितनी है, मैक्सिमम इतनी मेजर कर सकते हैं। क्या निकालना है अपने को, शंट रेजिस्टेंस। सीधा फॉर्मूला है बच्चों, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। क्या ही है इसके अंदर यार, मतलब अब सीधी सीधी वैल्यू पुट करो, 4 × 10⁻³ इंटू 15 डिवाइडेड बाय, ये कितना है 6। 4 × 10⁻³ को अगर आप लिखो
ऐसे लिख सकते हो 0.004। तो आपको बस इसे क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। सॉल्व करोगे आप लोगों का बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। 15 ये आएगा 60 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5.996। तो थोड़ा बहुत इसे सॉल्व करना होगा बस आप लोगों को, इतना तो आगे आप लोग कर सकते हो इजीली। ठीक है, हो जाएगी ये चीज़ भी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं और दूसरे क्वेश्चन की। और आपका क्वेश्चन बनता है अब ओके, क्वेश्चन देखना थोड़ा सा, वो क्या आता है इस क्वेश्चन के अंदर आपके सामने आ गया होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। इस बार वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा है, समझना, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज √3 टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ऐसा सब कुछ किया था शायद, नहीं किया, चलो अब देख लेते हैं। वो कहता है वर्टिकल कंपोनेंट इज √3 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, समझ आती है ये चीज। फाइंड एंगल ऑफ डिप, क्या रह गया है इसके अंदर, एंगल ऑफ डिप इज गिवन बाय ये रहा फॉर्मूला BV अपॉन BH। BV की वैल्यू कितनी है, √3 BH अपॉन BH, BH से BH कैंसल, टेंजेंट डेल्टा इज √3, तो डेल्टा कितना आ गया 60 डिग्री। खत्म क्वेश्चन। कितना ही टफ था ये फॉर्मूला, आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट रहता है, बार बार घुमा फिरा के इसका क्वेश्चन आ रहा है। अर्थ मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप लोगों को जरूर प्रैक्टिस करनी होगी। बस अब आगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे बच्चों। ओके फाइन, खत्म हो गया बस। क्वेश्चन क्या आता है, अब गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर का क्वेश्चन आ गया। सारे ही कंसेप्ट अपन लोगों ने उड़ा दिया। क्वेश्चन ये कहता है सिंपल सा, अ गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 4 मिली एम्पेयर। मतलब वैसे से कुछ क्वेश्चन दे रखा है यार। इस बार जी आपको दे रखा है 16 ओम, आई जी कितना दे रखा है इस बार, जो भी आपका करंट दे रखा है बेसिकली आई ले लो, उसे आई जी ले लो 4 मिली एम्पेयर। अब वो कहता है हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर टू मेजर वोल्टेज अप टू 3 वोल्ट। तो वी 3 वोल्ट मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फंडा पता होना चाहिए कि गैल्वानोमीटर से हम वोल्टेज कब मेजर कर सकते हैं, जब आप गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दो। And how do we convert galvanometer into voltmeter? By connecting a load resistance in series with the galvanometer. So फंडा क्या रह जाता है, ऐसा कुछ होता है, देखो ये ऐसे इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब ये गैल्वानोमीटर क्या बन गया आपका, वोल्टमीटर। जो भी करंट जाएगा दोनों के अक्रॉस जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ एक चीज, जो अपना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो IG प्लस IR होगा। समझ आती है ये बात, ये करंट इसके अक्रॉस गया मतलब I इंटू जी, इसका गैल्वानोमीटर का इसका रेजिस्टेंस, एक पोटेंशियल ड्रॉप। ये करंट इसके अक्रॉस भी जाएगा बिकॉज दोनों सीरीज में है, तो I इंटू आर आ गया। ये भी सिंपल है, I को लिया कॉमन G प्लस R, बाकी जैसे आप लोगों को ठीक लगे कर दो। V की वैल्यू दे रखी है कितने 3, I की वैल्यू गिवन है, I लो IG लो जो मर्जी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, 10⁻³ G की वैल्यू कितनी है 16 प्लस कितना आ गया आप लोगों का R। तो ये बस अब आपका क्वेश्चन बचा है, और सॉल्व करना है, और सॉल्व कर देते हैं ऐसे आगे। अगर आप लोगों को लगता है कुछ प्रॉब्लम है, 3/4 इंटू 10⁻³ 16 प्लस R, इसको ऊपर भेज दो, 3 इंटू 10⁻³ सीधा लिख दूँ 10⁻³ को 1000, कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। अभी 16 को भी इधर भेज दिया बच्चों मैंने, -16 कर दिया, ये आ गया। अब ये अपना क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे सॉल्यूशन है, 4 को इससे कट कर दो, कितना आएगा 250, 750 माइनस 16 इज इक्वल्स टू R की वैल्यू आ गई 734 ओम्स। तो अगर आप इतने ओम का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगा दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वोल्टमीटर में, प्लस वो 3 वोल्ट तक मेजर भी कर देगा। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अपनी मैग्नेटिज्म मैंने कर दिया खत्म। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे तो आई विल कम विद दोस क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 की रिवीजन। बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, बार बार देखो, जैसे मर्जी देखो, बट ये क्वेश्चन जो रिवीजन लेक्चर के रिवीजन सीरीज के अंदर है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ के जाना बच्चों, नॉट इवन ए सिंगल वन। और नीट वाले बच्चों को तो स्पेशली बोलूंगा, अगर आप ये क्वेश्चन कर जाते हो, आप देख लेना आप लोग +2 की नीट में कितना ज़बरदस्त फोड़ के आओगे। एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन है, बिकॉज नीट में फिजिक्स का लेवल बहुत हाई नहीं होता है। इतने लेवल पे भी आप लोग बहुत आराम से करके आओगे बहुत सारे क्वेश्चन। सो गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।
मैं आप लोगों की EMI स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। कोई भी अपडेट आएगी नीट से रिलेटेड, CBSE की डेट शीट से रिलेटेड या और कोई भी अपडेट, तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करूंगा। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, बाय बाय एंड टेक केयर।